हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, डेट इज बैंकिंग। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह सेंट्रल बैंक डिफरेंट मेजर्स का यूज करके आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को किस तरह कंट्रोल करता है। यहाँ पर जब भी हम मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। सेंट्रल बैंक जितने भी मेजर्स का यूज करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। इन सभी मेजर्स के बारे में हम यही सीखेंगे कि किस तरह इन मेजर्स का यूज करके आप आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करोगे, और ये सभी चीजें सेंट्रल बैंक किस तरह करता है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी यहाँ हेडिंग है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक, which is RBI in India, adopts various measures to control the supply of money in the economy. RBI ऐसे कई सारे मेथड्स का यूज करता है जिसकी हेल्प से आपकी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाता है। जब भी हम सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। लार्जली दीज मेजर्स रिलेटेड टू क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक। जितने भी ये मेथड्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी का जो इम्पैक्ट है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू पड़ता है, यानी आरबीआई जो मेथड्स यूज करता है उसका इफेक्ट कमर्शियल बैंक पे पड़ता है, और कमर्शियल बैंक पे इन मेजर्स के थ्रू जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उससे क्रेडिट सप्लाई को आपकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ क्रेडिट सप्लाई और मनी सप्लाई एक ही बात है, ये आपको याद रखना है। नाउ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को टोटल दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव मेजर्स। ये आपकी दो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर आपके टोटल 6 मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से सेंट्रल बैंक आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और क्वालिटेटिव मेजर्स में आपके टोटल 3 मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से सेंट्रल बैंक आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम यहाँ क्वांटिटेटिव मेजर्स से स्टार्ट करते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर जितने भी आपके मेथड्स लिखे हुए हैं उनका मतलब क्या है और किस तरह सेंट्रल बैंक इनका यूज करके आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आपको यहाँ याद रखना है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स को हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और जनरल और इनडायरेक्ट मेजर्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के दूसरे नाम है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बैंक रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। बैंक रेट का मीनिंग है बैंक रेट रिफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। इसका मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसों को लेता है लोन पर, और इस केस में कमर्शियल बैंक जिस रेट पर आरबीआई को इंटरेस्ट पे करेगा उस रेट को ही हम बैंक रेट कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक है, और कमर्शियल बैंक के अंदर हम एग्जांपल में एचडीएफसी बैंक को ले लेते हैं। तो अगर एचडीएफसी बैंक आरबीआई से लोन लेता है फॉर ₹1 लाख, और इसके बदले में एचडीएफसी बैंक आरबीआई को 10% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा, तो यहाँ पर आपकी 10% की जो रेट है उसी को हम बैंक रेट कहते हैं। या सिंपली मतलब यही है कि अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से कोई लोन लेता है और कमर्शियल बैंक उसके बदले में इंटरेस्ट पे करता है तो उस इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कहते हैं। नाउ किस तरह सेंट्रल बैंक रेट का यूज करके मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करता है उसके लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। जब भी हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो उसके अंदर आप दो सिचुएशन को हैंडल करते हैं जिसमें हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इंक्लूड करते हैं कि किस तरह सेंट्रल बैंक इन मेजर्स का यूज करके आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सिचुएशन के अंदर सेंट्रल बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। जब सेंट्रल बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो ऐसा करने से कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना काफी महंगा पड़ जाता है, और अगर कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना महंगा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो चुकी है, तो ऐसा करने से कमर्शियल बैंक के थ्रू कस्टमर को भी लोन लेना काफी महंगा पड़ता है। क्योंकि अगर एक कमर्शियल बैंक को लोन लेने पर इंटरेस्ट 10% देना पड़ रहा है और वो 10% से 15% हो जाए तो सिचुएशन में कमर्शियल बैंक कस्टमर से भी 15% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा,
और ऐसा करने से जब कमर्शियल बैंक कस्टमर से इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है तो उससे आपकी मार्केट रेट इंक्रीज होती है। अगर आपके इंटरेस्ट देने की मार्केट रेट इंक्रीज होगी तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जहां पर एक कस्टमर को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा था अब उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। और ऐसा करने से अगर वो लोन लेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। यहाँ पर राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यह है कि कस्टमर को लोन लेना अब महंगा पड़ेगा। अगर कस्टमर को लोन लेना महंगा पड़ता है तो उससे वो लोन कम लेगा या वो लोन लेगा ही नहीं। और ऐसा करने से आपकी इकोनॉमी के अंदर लोन लेने की जो डिमांड है वो कम होती है। अगर इकोनॉमी में लोन आप कम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी भी कम होगा। और अगर आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कम होता है तो उससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हो। तो इसमें ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसके अपोजिट अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो इस सिचुएशन के अंदर सेंट्रल बैंक बैंक रेट को डिक्रीज कर देता है। अगर बैंक रेट डिक्रीज कर देगा तो ऐसा करने से आपकी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एचडीएफसी बैंक को 1 लाख के लोन के अगेंस्ट 10% की जगह 5% ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो इस केस में कस्टमर से भी एचडीएफसी बैंक कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और ऐसा करने से आपकी मार्केट रेट भी कम हो जाएगी। अगर आपकी मार्केट रेट इंटरेस्ट की कम होगी तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो जाएगी। जब एक कस्टमर के लिए लोन लेना सस्ता पड़ जाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो चुकी है तो इस सिचुएशन में वो अब लोन ज्यादा ले सकता है। ऐसा करने से आपकी लोन लेने की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। इसी को हम राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट कहते हैं। अगर इकोनॉमी के अंदर लोन लेना ज्यादा हो जाएगा तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगा और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ता है तो उससे आप डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हो। तो इसको ओवरऑल हम शॉर्ट में याद रखने के लिए कह सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ाया जाता है और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को डिक्रीज किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इस तरह आपका बैंक रेट जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव मेजर्स का कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका रेपो रेट। इसका मतलब ही सेम बैंक रेट की तरह ही है, यहां पर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मीनिंग है द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स to the commercial banks by buying the government securities in the open market is called repo rate. It is also called repurchase rate. इसका मतलब भी सेम वही है जो हमने बैंक रेट में डिस्कस किया था। यहां पर भी हम सेम एग्जांपल समझेंगे कि आपका सेंट्रल बैंक आरबीआई है और आपका कमर्शियल बैंक एचडीएफसी बैंक है। तो अगर एचडीएफसी बैंक आरबीआई से 1 लाख रुपए का लोन लेता है और उसके बदले में एचडीएफसी बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है एट द रेट 10% पर एनम, तो उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। यहाँ बैंक रेट और रेपो रेट में जो मेन फर्क है वो ये है कि जब कमर्शियल बैंक रेपो रेट के बेसिस पर आरबीआई से लोन लेता है तो वो शॉर्ट पीरियड का होता है। यहाँ पर वो अपनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए लोन ले रहा है। और जब कमर्शियल बैंक यानी एचडीएफसी बैंक शॉर्ट टाइम के लिए लोन को लेता है और उस शॉर्ट पीरियड लोन पे वो इंटरेस्ट पे करता है तो उस इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। आपको साथ ये भी याद रखना है कि रेपो रेट को हम रिपर्चेज रेट भी कहते हैं। आगे लिखा है इन दिस केस अ रिपर्चेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटीज विल बी रिपर्चेज बाय द कमर्शियल बैंक्स ऑन अ गिवन डेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। इसका मतलब है कि जब एचडीएफसी बैंक यानी कमर्शियल बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेता है तो उस लोन के अगेंस्ट उसे कोई सिक्योरिटी भी आरबीआई के पास रखवानी पड़ती है। और जब एचडीएफसी बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेकर के किसी सिक्योरिटी को यानी किसी एसेट को आरबीआई के पास रखवाता है तो उस केस में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। उस एग्रीमेंट को हम रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि एचडीएफसी बैंक के पास जैसे ही 1 लाख रुपए आ जाएंगे तो वो आरबीआई को 1 लाख रुपए दे देगा और उसके बदले में जो उसने सिक्योरिटीज डिपॉजिट कराई है एज ए सिक्योरिटी उससे वो वापस ले लेगा। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेता है और उसके बदले में इंटरेस्ट पे करता है तो उस इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं। इस लोन के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी को भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है और साथ ही एक रीपर्चेज एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि कमर्शियल बैंक इस लोन को पे करके वापस से आपसे वो एसेट ले लेगा। यानी वापस से एचडीएफसी बैंक आरबीआई से वो एसेट ले लेगा और उसके बदले में जो उसने अमाउंट लिया है वो उसे पे कर देगा। इस एग्रीमेंट के अंदर डेट भी फिक्स होती है पहले से और प्राइस भी पहले से ही फिक्स होता है।
नाउ किस तरह सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है बाय यूजिंग रेपो रेट, उसके लिए आप इस डायग्राम को याद रख सकते हैं। इसमें भी हम सेम वही चीज करेंगे जो हमने बैंक रेट में डिस्कस की थी कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। अगर रेपो रेट को सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देगा तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी तो ऐसा करने से कस्टमर की जो डिमांड है लोन लेने की वो कम हो जाएगी। अगर आपकी डिमांड कम हो गई लोन लेने की तो आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, और अगर आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होता है तो उससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसके अपोजिट अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट को डिक्रीज करता है। अगर वो रेपो रेट को डिक्रीज करेगा तो उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है तो कस्टमर की जो डिमांड है लोन लेने की वो बढ़ती है। अगर कस्टमर की लोन लेने की डिमांड बढ़ेगी तो उससे सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, और ऐसा करने से आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो रेपो रेट को डिक्रीज किया जाता है, और इस तरह आपका रेपो रेट भी कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसका मीनिंग है द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रिपर्चेज रेट। इसका मतलब है कि अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड पड़ा है तो वो अपने एक्सेस फंड को आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देता है, और आरबीआई उस अमाउंट के बदले में कमर्शियल बैंक को एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट पे करता है। उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है रिवर्स रिपर्चेज रेट, जो आपको याद रखना है। इसको और बेटर समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जो हमने एग्जांपल अभी ऊपर डिस्कस किया था उसमें आपको सिर्फ अपोजिट सिचुएशन लेनी है। यहाँ पर आपका सेंट्रल बैंक आरबीआई है और कमर्शियल बैंक एचडीएफसी बैंक है। तो अगर एचडीएफसी बैंक आरबीआई को 1 लाख रुपए का लोन दे रहा है या 1 लाख रुपए उनके पास डिपॉजिट कराता है, और इस 1 लाख के बदले में आरबीआई अब एचडीएफसी बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो जो इंटरेस्ट आरबीआई पे कर रहा है इस इंटरेस्ट रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है रिवर्स रिपर्चेज रेट, जो आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हो कि सिचुएशन यहाँ चेंज हो गई है। इस सिचुएशन के अंदर एचडीएफसी बैंक आरबीआई को पैसे दे रहा है और उसके बदले में आरबीआई एचडीएफसी बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है, और इसी इंटरेस्ट रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। पैराग्राफ में आगे पढ़ते हैं। In this case, a reverse repurchase agreement is signed by both the parties, stating that the securities will be repurchased on a given date at a predetermined price. इस सिचुएशन के अंदर भी आरबीआई और एचडीएफसी बैंक के बीच में एक रिवर्स रिपर्चेज एग्रीमेंट साइन किया जाता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जब आरबीआई को पैसे दे रहा है तो एचडीएफसी बैंक उसके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी को एज ए डिपॉजिट अपने पास रखता है, और जैसे ही आरबीआई एचडीएफसी बैंक को 1 लाख रुपए लौटा देगा तो एचडीएफसी बैंक भी जो सिक्योरिटी उसके पास पड़ी है वो आरबीआई को दे देगा। इसी एग्रीमेंट को हम रिवर्स रिपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं। आपको यहाँ याद रखना है कि रिवर्स रिपर्चेज एग्रीमेंट में भी सिक्योरिटी कब खरीदी जाएगी और किस प्राइस पे खरीदी जाएगी वो पहले से ही लिखा होता है। देन आगे पैराग्राफ में लिखा है कि रिवर्स रेपो रेट अलाउज द कमर्शियल बैंक टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। इसका मतलब है कि एचडीएफसी बैंक जब 1 लाख रुपए आरबीआई को दे रहा है और उसके बदले में 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का जो मोटिव है वो इंटरेस्ट की इनकम को जनरेट करना है। इसी वजह से वो अपने फंड को आरबीआई को देता है और उसके बदले में उनसे इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो यहाँ सिंपली मतलब यह है कि एचडीएफसी बैंक आरबीआई के पास पैसे इसलिए रखवा रहा है ताकि उससे वो इंटरेस्ट की इनकम जनरेट कर पाए। ये आपको याद रखना है। नाउ किस तरह सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट का यूज करके आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसके लिए आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। इसके अंदर अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। जब सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो कमर्शियल बैंक अपने ज्यादा से ज्यादा फंड को आरबीआई के पास रखवाते हैं ताकि उसके बदले में वो इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर पाए। अगर एक कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने फंड्स को ज्यादा रखेगा तो सिचुएशन के अंदर कमर्शियल बैंक के पास कस्टमर को लोन देने के लिए पैसे कम होंगे। इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक कस्टमर्स को लोन दे नहीं पाएगा, और अगर कस्टमर को लोन दे नहीं पाएगा
तो सिचुएशन के अंदर आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। अगर आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होता है तो उससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो इस सिचुएशन के अंदर सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करता है जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। और इसके जस्ट अपोजिट अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो इस सिचुएशन के अंदर सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करता है। अगर सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करता है तो सिचुएशन के अंदर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कम फंड्स को पार्क करता है, यानी कम पैसे रखवाता है। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसे कम रखवाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास कस्टमर्स को लोन देने के लिए पैसे ज्यादा होंगे, और अगर कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए पैसे ज्यादा होंगे तो कस्टमर लोन ले पाएंगे और उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा। और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होता है तो उससे आप डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर भी ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करके डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करता है, और इस तरह आपका रिवर्स रेपो रेट भी कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका फोर्थ मेथड है विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मीनिंग है ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of the government। इसका मतलब है कि जब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है तो उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर गवर्नमेंट की एसेट को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर बॉन्ड्स आपका एक एग्जांपल है। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है तो उस मार्केट को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन मेथड का यूज करके भी आप इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि आप ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज करके भी आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो। किस तरह सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है उसके लिए आप ये टेबल याद रख सकते हैं। नाउ अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है। जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो इस केस में कमर्शियल बैंक के जो पैसे हैं वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएंगे। कमर्शियल बैंक इन सिक्योरिटीज को परचेज करके अपने फंड को रिड्यूस कर लेता है। जब कमर्शियल बैंक के पास फंड कम होते हैं तो उस वजह से वो कस्टमर को भी लोन कम दे पाता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है तो इस सिचुएशन के अंदर कमर्शियल बैंक के पास अब क्रेडिट क्रिएशन के लिए पैसे कम पड़ते हैं, यानी वो कस्टमर को लोन नहीं दे पाता। और अगर कमर्शियल बैंक कस्टमर को लोन नहीं दे पाएगा तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई रिड्यूस होगा, और अगर आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस होता है तो उससे आप इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ओवरऑल इसे आप शॉर्ट में याद रखने के लिए कह सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करके मनी सप्लाई को रिड्यूस करता है और आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और इसके जस्ट अपोजिट अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को वापस से परचेज कर लेता है। जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई वापस से परचेज करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास अब पैसे आ जाएंगे। अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ जाएंगे यानी उनके पास फंड ज्यादा होंगे तो उसकी हेल्प से वो ज्यादा लोन को क्रिएट कर पाएंगे, यानी कस्टमर्स को ज्यादा लोन दे पाएंगे। अगर वो कस्टमर्स को ज्यादा लोन देंगे तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट मेथड पढ़ने से पहले आपको यह भी याद रखना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आपके दो तरीके के होते हैं। इसके लिए आप इस पैराग्राफ को याद रख सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फर्स्ट आउटराइट एंड सेकंड रेपो। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन का मीनिंग है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परमानेंट इन नेचर एज डिस्कस्ड इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मतलब है कि आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन परमानेंट होता है नेचर के अंदर, जिसको अभी हमने मेथड के अंदर डिस्कस किया था। क्योंकि आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जब आप एसेट को सोल्ड करते हो या परचेज करते हो तो सिचुएशन के अंदर उसको वापस से खरीदने और बेचने का कोई हिसाब नहीं होता है,
ये आपका परमानेंट होता है नेचर के अंदर। यानी जब आप ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात कर रहे होते हो तो उसके अंदर जो हम मार्केट डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करने का, तो उसे हम आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, क्योंकि जो इनका नेचर है वो परमानेंट है। यानी आपने एक बार अगर बेच दी तो उसको खरीदने का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। और इसके अपोजिट आपका मार्केट जो है उसे हम रेपो ओपन मार्केट कहते हैं। इसका मीनिंग है इन सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ रीपरचेज एंड रीसेल ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मतलब है कि जब आप रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हो तो उसके अंदर उन सिक्योरिटीज को वापस से रीपरचेज और रीसेल करने का एग्रीमेंट भी किया जाता है। तो मेनली आपको यह याद रखना है इसके अंदर कि जब हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर जिन सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है उस मार्केट को हम रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, जिसके अंदर एसेट को वापस से रीपरचेज और रीसेल करने का एग्रीमेंट किया जाता है। पर अगर आप ओपन मार्केट ऑपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर जिन सिक्योरिटीज को आप सेल और परचेज करते हो वो परमानेंट नेचर की होती है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर मार्केट को हम आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका फिफ्थ मेजर है विच इज कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में CRR कहते हैं। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मीनिंग है द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक a percentage of their net demand and time deposits. The minimum percentage fixed by the central bank is called cash reserve ratio. इसका मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक कस्टमर से पैसों को रिसीव करता है तो उसके बदले में कमर्शियल बैंक को एक फिक्स रेट के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसों को रखवाना पड़ता है। जब कमर्शियल बैंक कस्टमर से रिसीव किए गए पैसों को कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग या उसके कुछ पार्ट को सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है तो उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कमर्शियल बैंक कस्टमर से 10,000 रुपीज रिसीव करता है डिपॉजिट करने के लिए तो उस 10,000 का कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है। हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे CRR की रेट 10% ले लेते हैं। तो 10,000 का 10% आपका हो गया 1,000, यानी कमर्शियल बैंक 10,000 के डिपॉजिट में से 9,000 अपने पास रखेगा और 1,000 को सेंट्रल बैंक के पास रखवाएगा। यहां पर जिस रेट से कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसे रखवाता है उसी रेट को हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। किस तरह सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो का यूज करके आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसके लिए आप ये टेबल याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेबल, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो इस सिचुएशन के अंदर सेंट्रल बैंक CRR की रेट को इंक्रीज कर देता है। अगर सेंट्रल बैंक CRR की रेट को इंक्रीज कर देगा तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक के पास जितने भी पैसे आएंगे उसका उससे ज्यादा पार्ट सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा। अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पैसे रखवाएगा तो उस केस में कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम बचेंगे। अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होंगे तो कस्टमर को वो लोन भी कम दे पाएगा, और अगर कस्टमर के पास लोन कम होगा तो आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई भी कम होगी, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम है तो उससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हो। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो की रेट को इंक्रीज करके आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और इसके अपोजिट, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो इस सिचुएशन के अंदर सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो की रेट को डिक्रीज करता है, जिसकी हेल्प से डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका सिक्स्थ मेथड है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे शॉर्ट में हम SLR कहते हैं। इसके बारे में भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मीनिंग है बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ देयर नेट टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट विद देमसेल्व्स, कॉल्ड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। The liquid asset include gold and unencumbered approved securities. इसका मतलब है कि जब भी कमर्शियल बैंक कस्टमर से पैसों को रिसीव करता है तो उन पैसों का कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ता है,
जो पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास हमेशा रखता है उसी को हम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ये पैसा वो कैश और अदर लिक्विड एसेट के अंदर भी रख सकता है। यहाँ लिक्विड एसेट्स के अंदर गोल्ड और अनएनकम्पर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कमर्शियल बैंक कस्टमर से 10,000 रुपीज रिसीव कर रहा है और आपकी एसएलआर की रेट जो है वो 10% है, तो कमर्शियल बैंक 10,000 का 10% विच इज 1,000 अपने पास हमेशा रखेगा और बाकी बचे हुए पैसों का यूज वो लोन देने के लिए कर सकता है। नाउ किस तरह सेंट्रल बैंक स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का यूज करके आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसके लिए आप ये टेबल याद रख सकते हैं। नाउ अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक एसएलआर की रेट को इंक्रीज कर देता है। अगर सेंट्रल बैंक एसएलआर की रेट को इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक को जितने भी पैसे रिसीव होंगे उसका उससे ज्यादा पार्ट अपने पास रखना पड़ेगा। अगर कमर्शियल बैंक अपने पास ज्यादा पैसों को रखेगा तो उस केस में कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक को पैसे देने के लिए कम होंगे, यानी वो कस्टमर को लोन कम दे पाएगा। अगर कस्टमर को लोन कम दे पाएगा तो आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम होगा, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई रिड्यूस होता है तो उससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। इसके अपोजिट, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक एसएलआर की रेट को डिक्रीज कर देता है। अगर सेंट्रल बैंक एसएलआर की रेट को डिक्रीज करता है तो कमर्शियल बैंक के पास जितने भी पैसे आते हैं उसका वो ज्यादा पार्ट अपने पास रख पाता है। अगर कमर्शियल बैंक के पास फंड ज्यादा होंगे तो वो पब्लिक को लोन ज्यादा दे पाएगा, और अगर कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन ज्यादा देगा तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो उससे आप डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक एसएलआर की रेट को इंक्रीज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक एसएलआर की रेट को डिक्रीज करता है डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और इस तरह आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर आपके बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट कंप्लीट होता है। ये आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स से जिसका यूज करके सेंट्रल बैंक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। नाउ आपका सेकंड टाइप है क्वालिटेटिव मेजर्स, जिसके अंदर आपके 3 मेथड्स हैं। इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेजर है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका मीनिंग है द मार्जिन रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन कॉल्ड कोलेटरल एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अ पर्सन mortgage his house worth ₹10 crore with the bank for a loan of 8 crore. The margin requirement in this case would be ₹2 crore. इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन जिसकी घर की कीमत आज के टाइम पे 10 करोड़ है और इस घर के बदले में वो पर्सन कमर्शियल बैंक से 8 करोड़ का लोन लेना चाहता है, तो यहाँ पर 10 करोड़ जो आपकी हाउस की वैल्यू है और 8 करोड़ जो आप लोन लेना चाहते हैं, उन दोनों के डिफरेंस को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, जो यहाँ पर 2 करोड़ है। और ये काफी कॉमन भी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं अपनी सिक्योरिटीज के बदले में, तो आपको हमेशा लोन कम मिलता है। तो जितने आपकी एसेट की वैल्यू है और जितना आप लोन लेना चाहते हैं, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। द सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड टू फिक्स द मार्जिन एंड देयरबाय फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट which the purchaser of securities may borrow against those securities. मार्जिन रिक्वायरमेंट की जो रेट होती है वो सेंट्रल बैंक तय करता है और उसके अकॉर्डिंग ही कमर्शियल बैंक मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज। नाउ किस तरह सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट का यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसके लिए आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। अगर सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा तो उससे आपकी इकोनॉमी में लोन लेने की जो डिमांड है वो कम होगी, जिसे हम फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट कहते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर लोन लेने की डिमांड कम होगी तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी भी कम होगा, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी कम होता है तो उससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर हमने 10 करोड़ के बदले में 8 करोड़ के लोन को लिया, जहां पर आपका 2 करोड़ रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट था। यहाँ पर 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ का 20% है। तो अगर सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को 20% की जगह
50% कर दे, तो ऐसा करने पर एक पर्सन जिसके घर की कीमत 10 करोड़ है, उसको उसके बदले में लोन सिर्फ 5 करोड़ का मिलेगा। जब उसे लोन 5 करोड़ का मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम होगा तो उससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके अपोजिट, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को डिक्रीज कर देता है। अगर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट डिक्रीज होगी तो उससे लोन लेने की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। लोन लेने की डिमांड इंक्रीज होगी तो आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो उससे आप डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ओवरऑल आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को डिक्रीज करके डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। इस तरह आपका यह मेथड कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट मेथड देखते हैं विच इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसका मीनिंग है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट रिफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि जब सेंट्रल बैंक डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट कोटास को फिक्स कर देता है, यानी लोन देने की जो लिमिट होती है उसको फिक्स करता है, तो उसे हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, मींस बिजनेस एक्टिविटीज। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का यूज तब किया जाता है जब सेंट्रल बैंक बिजनेस एक्टिविटीज को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहता है। यानी यहाँ पर सेंट्रल बैंक बिजनेस एक्टिविटीज के बेसिस पर लोन देने की जो लिमिट है उसको तय करेगा, और इसी को हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। द सेंट्रल बैंक फिक्स क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। इसके अंदर सेंट्रल बैंक डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उनकी क्रेडिट कोटा को फिक्स करता है, यानी हर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लोन देने की जो लिमिट होगी वो आरबीआई फिक्स कर देगा। द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट व्हाइल ग्रांटिंग लोन्स। और जब सेंट्रल बैंक लोन देने की लिमिट को फिक्स कर देता है तो कमर्शियल बैंक उस लिमिट से ऊपर किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज को लोन नहीं दे सकता। इसी को हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पर राशनिंग ऑफ क्रेडिट का सिंपली मतलब लोन देने की लिमिट को फिक्स करना है जितनी भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है इन द इकोनॉमी। नाउ किस तरह सेंट्रल बैंक राशनिंग ऑफ क्रेडिट मेजर का यूज करके सप्लाई मनी को कंट्रोल करता है, उसके लिए आप ये टेबल याद रख सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक राशनिंग ऑफ क्रेडिट मेजर का यूज करता है। इसके अंदर वो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज की लिमिट को फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक उस लिमिट से ऊपर लोन नहीं दे पाते हैं। और जब कमर्शियल बैंक एक लिमिट से ऊपर लोन नहीं दे पाएंगे तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस होगा, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस होता है तो उससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अपोजिट, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक राशनिंग ऑफ क्रेडिट के मेजर को विड्रॉ कर लेती है, यानी यहाँ पर जो आपके लोन देने की लिमिट है उसको वो निकाल देगी। ऐसा करने से कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा। जब वो ज्यादा लोन दे पाएगा तो आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, और इससे आप डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। तो ओवरऑल हम यह याद रख सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक राशनिंग ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस करता है, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक राशनिंग ऑफ क्रेडिट के मेजर को विड्रॉ कर लेता है, और इस तरह आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट मेजर कंप्लीट होता है। देन आपका नेक्स्ट मेजर है मोरल सुएशन, जिसे हम मोरल प्रेशर भी कहते हैं। इसका मीनिंग है, मोरल सुएशन इज रिफर्स टू रिटन और ओरल एडवाइजेज गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स टू रेस्ट्रिक्ट और एक्सपेंड क्रेडिट। इसका मतलब है कि अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रिटर्न और ओरल एडवाइस देकर के लोन की लिमिट को बढ़ाने और उसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गाइडलाइंस देता है तो उसे हम मोरल सुएशन कहते हैं। यहाँ पर सेंट्रल बैंक एडवाइस देकर के लोन देने की लिमिट को एक्सपेंड करती है और रेस्ट्रिक्ट करती है। इन अदर वर्ड्स, द कमर्शियल बैंक्स आर एडवाइज्ड टू रेस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन। यहाँ हम इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देने की लिमिट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कहती है, और अगर आपकी इकोनॉमी डिफ्लेशन में है
तो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन ज्यादा देने के लिए एडवाइस करता है। इसी को हम मोरल सुएशन कहते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ ये याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए लिबरल करता है। इसी को हम मोरल सुएशन और मोरल प्रेशर कहते हैं। और इस तरह आपके क्वालिटेटिव मेजर्स भी कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इन मेजर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आपका बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, and click on bell icon for daily updates. Thank you.